मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम ये बात जानना चाहते हैं कि महिलाओं का क्या भूमिका होती है? महिलाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है? और इसके साथ-साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो महिलाओं को प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्या-क्या समस्याएँ हैं? मैं अपनी भूमिका में एक छोटी-सी बात सुनाना चाहता हूँ कि एक सर्कस था, उसमें पति-पत्नी दोनों काम करते थे। तो पति को ये शक हुआ कि जो उसकी पत्नी है, उसका सर्कस के पहलवान से संबंध बन गए हैं और वो चरित्रहीन है। तो उसमें उसको बहुत आसानी थी, उसने सोचा कि इसकी हत्या कर देते हैं। वजह थी कि पत्नी एक गोले में घूमती थी और उसका पति रोज़ उसके चारों तरफ चाकू फेंकता था। तो उसको लगा बहुत आसान है, किसी भी दिन मैं चाकू फेंकूँगा, इसको मार दूँगा। सब लोग सोचेंगे कि इसने अभ्यास में कमी रही या एक एक्सीडेंट हुआ। तो पति रोज सोचता कि आज इसको मार देंगे, वो मार नहीं पाता। एक दिन उसने आंख बंद करके आखिरी चाकू उसके सीने पे निशाना करके मारा, लेकिन जनता ने तालियां बजाई, उसकी आंख खुली तो लगा कि वो चाकू भी सही जगह था। तो इस पूरी कहानी से, इस किस्से से साबित होता है कि जो अभ्यास होता है आदमी का, जो प्रैक्टिस होती है आदमी की, वो उसकी सोच पर हावी होती है। आदमी जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो अगर उसके विपरीत भी सोचता है, तो वो भी उस पे हावी हो जाता है। उस अभ्यास के कारण उसके अंदर जो कलाकार था, वो इतना ज़्यादा हावी था कि वो सोचकर भी अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर पाया। यही अभ्यास इस देश की महिलाओं का है। उनका ये अभ्यास है कि वे दान करती हैं, वे करुणावान हैं, वे प्रेममयी हैं, वे दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करती हैं। वे राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वाकांक्षाएँ, अपने परिवार के विस्तार में अपने आराम को दरकिनार करके देश के विकास में लगती हैं, परिवार के विकास में लगती हैं। तो ऐसे ही मैं तमाम महिलाओं को चरण स्पर्श करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों से इस विषय में और ज़्यादा जानकारी हो, वो हम बात करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। शुरुआत हम उषा से करते हैं। उषा चूँकि पत्रकार हैं। उषा, किस तरह की परेशानियाँ आप पूरी महिला समाज में देखती हैं कि महिलाओं को क्या-क्या परेशानी आज के दौर में आ रही हैं? जी, उषा जी। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इस चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। और सर, वैसे तो मैं ये हमने बहुत अक्सर सुना ही है। अ, एक छोटी बच्चे से भी अगर आप बात करेंगे तो उसको भी अ, शुरू से ही हम लड़कियों को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, स्कूल से ले घर से ही शुरुआत तक यहाँ तक की हो जाती है कि अब घर में हैं तब भी उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ये काम करना है, आपको वो काम करना है। फिर वो स्कूल जा रही हैं, तो स्कूल में भी उनके लिए थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये तो शायद हम लोग जब और मेरे ख्याल से तो मुझे शुरुआत वहीं से करनी चाहिए जब वो पैदा होती हैं। अभी जस्ट ये चर्चा शुरू होने से पहले ही मैंने एक अभी खाने पे ही हमारी बात हो रही थी, तो मेरी माँ मुझे बता रही थी कि हमारे गाँव में गाय को शिवरात्रि वाले दिन बछिया हुई। तो मैंने कहा अच्छा भाभी तो बड़ी खुश हुई होंगी। फिर मैंने पता नहीं क्यों मेरे मुँह से ऐसे ही निकल गया। अब ये शायद जो आपने बोला अभ्यास, पीछे का अभ्यास या जो भी हमारी पीछे की एक मेंटालिटी चली आ रही है। मैंने कहा हाँ, गाय को बछिया हुई तो बहुत खुश हुए, लेकिन अगर खुद भाभी को बछिया मतलब इन द सेंस कि लड़की हुई होती तो क्या तब भी वो इतनी खुश होती? तो वो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये एक जो है एक लड़की वाला जो एक है, सब जानते हैं हम लोग और हम खास तौर से हमारे भारतीय संस्कृति की हम बात करें कि अ, बिना एक और वैसे भी पूरा अगर पूरी यूनिवर्स को भी देख लें तो यूनिवर्स में भी बिना महिलाओं के पूरी बात होती ही नहीं है, अधूरा है वो सब कुछ। सृष्टि भी अधूरी है, समाज भी अधूरा है। लेकिन बावजूद उसके भी वो बराबरी नहीं है और वो अधूरे के बाद भी वो जो हिस्सा है वो कहीं हमें लेना पड़ रहा है और वो जो पीछे से अभ्यास चला आ रहा है। 1 मिनट, मेरे घर में आज बच्चे संडेज़ है तो बिल्डिंग में बच्चे हैं तो वो शोर मचा रहे हैं आज संडे का। सर आपको शायद पीछे बैकग्राउंड में आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जन्म से ही वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं हमें और हमें उस चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर बाहर निकलते हैं, फिर काम पे जा रहे हैं, रास्ते से लेकर ऑफ़िस पहुँचने तक, फिर वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा प्रूव करना है, क्योंकि हमें एक
बीइंग अ फीमेल हमें वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा प्रूव करना है। फिर घर आके भी हो जाता है कि जी आपको घर क्योंकि अच्छा आप काम करके आए हो, तो ये सारी चीज़ें तो हम बहुत सुनते हुए आ रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आज बहुत टाइम से आ रही है समस्या। लेकिन मुझे समस्या तब होती है कि जब जी। हम खुद भी जो फीमेल्स हाँ, हैं, हम खुद भी अपनी तो जो एडमिट हम जगह है क्यों वो एडमिट आपने अभी क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, अभी नहीं आया आपकी तरफ। हाँ, एक बार फिर से करो ना तुम। हाँ, आ गया, आ गया। हुँ, हुँ। हाँ, उषा जी आप बोलते रहिए ना प्लीज़। जी, जी। तो जो मैं कहना चाह रही थी कि कई बार हम खुद भी अपनी जगह भूल जाते हैं और इसका एक छोटा-सा उदाहरण जैसे अभी एक छोटी कहानी मैंने बताई, उसी से शायद मैं अपनी बात को समझाने की अभी कुछ दिन पहले हम हॉस्पिटल गए, मेरे साथ में मेरी कोई परिचित थी, तो उनसे डॉक्टर ने पूछा, "क्या करती हो?" तो उन्होंने बोला, "कुछ नहीं।" पर डॉक्टर ने बोला, "अरे! आप होम मेकर हो, तो ये कुछ नहीं है, आप अपने आप को बोलो मैं होम मेकर हूँ।" और 2 वो पहले टीचर रहे, अभी कुछ टाइम से अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो उस तो कहने का मेरा मतलब ये जो मैंने स्टोरी बताई कि हम कई बार खुद अपने आप को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं और हम जो घर सँभालना ये समाज की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी खुद की भी है। हम खुद को भी अपने को एक छोटे से घोंसले में रखने की कोशिश करते हैं। उसे भी हम अच्छा काम मतलब एक बड़ा काम नहीं समझते। वो भी एक जी, बड़ा काम है। तो मेरे को लगता है कि छोटे-छोटे, छुट-पुट ऐसी चीज़ें हैं, चिल्लड़ों में बिखरी हुई हैं, जिन्हें हमें शायद समेटना है और तभी एक जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात होती है और एक जो पूरी एक महिला की शख्सियत तब निकल के आती है और उसी के बाद ही फिर हमारी वो समस्याएँ भी हम उन पे एड्रेस करते हैं। पहले तो शायद जी हमें खुद उषा। को भी समेटना है। हमारे साथ रूबी शुक्ला जी हैं। रूबी शुक्ला के छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो आईटी कंपनी में कर्मचारी हैं, मैं चूँकि हम उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं। तो रूबी आप जो वर्किंग वुमन की जो परेशानियाँ हैं, वो आपसे ज़्यादा और कौन जानता होगा? तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपसे समझना चाहता हूँ। पहली बात कि अगर जैसे आपके पति को जाना है 8 बजे, तो वो नहा धो के 8 बजे ब्रेकफ़ास्ट टेबल पे आएँगे, ब्रेकफ़ास्ट करेंगे और मीटिंग के लिए निकल जाएँगे। लेकिन आपको 8 बजे जाना है, तो आपको 4 बजे उठना होगा क्योंकि आपको अपने लिए भी ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, दूसरों के लिए भी ब्रेकफ़ास्ट बनाना है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके बच्चे बीमार हैं, तो पति तो ऑफ़िस जा सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि माँ घर में ही रहेगी। अगर बच्चे का एग्ज़ाम है, तो पति ऑफ़िस जा सकता है, लेकिन माँ को घर में ही रहना होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वर्किंग वुमन की, हम इससे आपकी एफ़िशिएंसी के बारे में जानना चाहते हैं। ये तो हम जानते हैं कि समस्याएँ हैं, परेशानियाँ हैं। ये इससे जो परेशानियाँ होती हैं, क्या इससे आपकी जो वर्किंग एफ़िशिएंसी है, वो कम होती है? और इस पूरी चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? हाँ जी, आलोक जी देखिए आपने एकदम सही कहा कि इन परेशानियों से जूझना हम कई बार मैं देखती हूँ महिलाओं को मैं खुद मेरी एक टीम है 100 लोगों की, तो उसमें बहुत सारी महिला कर्मचारियाँ हैं जो जवाब दे देती हैं, इनकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि भई नहीं हो पाएगा, छोटे बच्चे हम नहीं कर पाएँगे। और हम बहुत सारी जगह पे महिलाओं को फ़ोर्स भी नहीं कर सकते हैं। अगर बच्चे हैं, बच्चे की तबीयत ख़राब है, अंडरस्टूड भई मतलब एक माँ का दिल जानता है कि उसे बच्चों की देखभाल करनी होगी। पर मेरा इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि हम अपनी एफ़िशिएंसी के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं और मेरी एक अपनी मेंटर हैं, वो उन्होंने मुझे मेरे साथ भी जब मेरी छोटी बेटी 6 महीने की थी और बड़ी 2.5 साल की थी मैं स सेल्स एंड मार्केटिंग तो हूँ, मुझे फ्रीक्वेंटली ऑन-शोर जाना होता है। मेरे बैंकॉक बहुत फ्रीक्वेंट चक्कर लगते थे जब, अभी मैं लंदन जाती हूँ हर डेढ़ महीने में। तो उस टाइम मुझे बस ये कि दोनों जो वो ब्रेस्ट फीड बस मैटरनिटी लीव से मैं उतर के आई थी कि बोले मेरा मन नहीं गँवारा कर रहा था कि मैं बच्चे को कैसे और जाना हालाँकि 3 दिन के लिए था मुझे, कि हम बैंकॉक से जाके 3 दिन में वापस आ सकते हैं। और घर में मैंने पूरा सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है। ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 बच्चों के लिए 2 केयरटेकर हैं। जब मैंने बड़ी बेटी मेरी दोनों के बीच में 2 साल का गैप है। अभी बड़ी वाली 4.5 साल की है, छोटी वाली 2.5 साल की है। मैं बात कर रही हूँ जब आज से 2 साल पहले की। बड़ी बेटी जब 2.5 साल की थी, छोटी 6 महीने की थी, मैंने बड़ी के लिए भी केयरटेकर लगाई। फिर जब छोटी हुई तो मैंने छोटी के लिए दूसरी लगाई। क्यों? क्योंकि मेरी वर्किंग आवर्स बहुत डिफरेंट है। सुबह 9 से रात को 9 बजे तक मेरी 12 घंटे की नौकरी है। दूसरा दोनों छोटे बच्चे
एक महिला दोनों को नहीं संभाल सकती है भाई। उसी टाइम छोटी वाली भी खाना खाएगी, बड़ी भी खाएगी। तो मतलब कि भाई मुझे अपने बच्चों से बड़ा प्यार है और अपने जॉब से भी। तो मैंने 2 लगाई। तो धारणाएँ, सब लोगों का कहना कि हम तो अपने ज़माने में 4-4 बच्चे पाल लेते थे। तुम 2 बच्चों के लिए 2 लगाओगी, कल को 4 लगाओगी। बहुत सारी चीज़ें आपको सुननी पड़ती है। पर मेरी मेंटर ने मुझे कहा था कि रूबी, ये परीक्षाएँ डे इन और डे आउट आएँगी। तो आपको कई बार, जैसे अभी उषा जी ने भी कहा, आपको कई बार अपने ऊपर भी थोड़ा-सा अम, स्वार्थीपना नहीं बोलूँगी, बट कहीं न कहीं हमें अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। मेरे पास बहुत आसानी से एक ऑप्शन था कि मैं छोड़ दूँ भाई, जॉब छोड़ के, बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी। बट ये तो फिर समस्या से भागना हुआ ना। किस महिला के पास बच्चे नहीं है? मैं अपनी वुमेन एम्प्लॉइज़ को भी यही बोलती हूँ, किसके पास बच्चे नहीं है, किसके पास घर नहीं है, किसके पास जवाबदारियाँ नहीं है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम थोड़ा-सा अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करके कैसे चीज़ों को बैलेंस करें। और हमें उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, आपने जैसे सही कहा, किसी मेल मेंबर को अगर 100 की ताकत लगानी पड़ेगी, तो हमें 200 की लगानी पड़ती है, उसी आंकड़े को बराबर करने के लिए। और ये तभी हो सकता है जब हमें अपने ऊपर थोड़ा भरोसा हो और थोड़ा-सा हम अपने आप का स्वार्थी एक अपना एंगल लें कि भई मेरी अपनी जॉब, मेरे अपने बच्चे, वो भी प्रायोरिटी है। बच्चा बीमार है, बहुत दिल दुखता है, एक माँ के लिए आसान नहीं है। पर मेरे पास आज भी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, मेरा बच्चा बीमार है, ऑफ़िस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मैं बच्चे को छोड़ के केयरटेकर के सहारे ऑफ़िस जाती हूँ। बच्चा बीमार है, भई दवा पिलाओगे, 2 दिन में ही आराम आएगा ना, एकदम से तो बच्चा ठीक होगा नहीं। और कौन बीमार नहीं पड़ता? हम बीमार नहीं पड़ते। तो अगर एक बाप अपने बच्चे को छोड़ के जा सकता है, तो एक महिला क्यों नहीं? भई अगर मुझे 4 घंटे के लिए, मैं अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग करके जल्दी आ जाऊँ, मैं बच्चों को छोड़ के जाती हूँ। और बहुत हमें सुनना पड़ता है कि यार कैसी माँ है, दया नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा दिल कितना रोता है बच्चे को छोड़ के आने के लिए। पर अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं-कहीं छोटे-छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हमें कभी-कभी करने पड़ जाते हैं और मेहनत तब भी दुगनी लगती है। पर शायद कहीं न कहीं समाज की धारणा थोड़ा हमें आतंकी माहौल से ही बदल सकती हैं। अगर हम नॉर्मल कोर्स अपनाएँ तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि भई ठीक है, घर में बैठो, बच्चे सँभालो। मैं डॉक्टर अस्मिता गजभिये हमारे साथ हैं। आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट सागर यूनिवर्सिटी की। मीनू को शायद देख के ही अच्छा लगा इस नाम सुन के कि सागर यूनिवर्सिटी की फार्मेसी डिपार्टमेंट में आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर अस्मिता, आपने कितना लंबा सफ़र तय किया, जो बहुत आसान नहीं रहा होगा। आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं और वो भी सागर यूनिवर्सिटी के कितने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट की। सागर की फार्मेसी का बहुत नाम है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आपने जो इतना लंबा सफ़र तय किया, हम जानना चाहते हैं कि क्या अमूमन परेशानियाँ आईं? परेशानियाँ तो हम सबको लगभग पता है, एक महिला के रूप में क्या-क्या परेशानियाँ आपको आई होंगी, जैसे अभी रूबी शुक्ला जी भी बता रही थी। लेकिन आपने उनको कैसे काउंटर किया? कैसे आपने जीता उन परेशानियों को? जी, डॉक्टर स्मिता गजभिये। जी, हेलो आलोक जी। अ, मैं यहाँ सागर विश्वविद्यालय में हेड भी रही हूँ, डीन का भी काम कर रही हूँ और भी कई सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे आईसीसी के प्रिसाइडिंग ऑफ़िसर हैं, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी के चेयरपर्सन हैं, ह्यूमन एथिक्स कमिटी के सेक्रेटरी हैं, मेंबर सेक्रेटरी। ऐसे कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है व्हाट आई फील कि लाइफ इज़ टोटली मैनेजमेंट. You have to go on managing the things. So you have to take the help either of your family members, may it be in-laws or parents, whosoever it is. मेरे तो दोनों जुड़वा बच्चियां थी, तो उन दोनों को साथ बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन स्टिल as I told कि life is management. So we have to take help of the parents and maids, whosoever it is. काम के लिए तो चलो maids and all चलेगा, but in case of kids, we as a mother we don't rely much on them. काम छोड़ दो चलेगा, but बच्चों का proper एक होना चाहिए. So that's why I have taken the help of my parents, my mother, and my mother-in-law, everyone, all the family members, because our responsibility is not like though we take the leave, but still we are totally not on leave. We have to go on doing the work. Like this is the examination time. Now they are in 10th board examination they are writing. For namesake, I am on leave, but I will call the scholars. All the work will move. It will never stop. ठीक है, फिजिकली थोड़ा उनको रहता है, दे हैव द सैटिस्फैक्शन दैट मम्मा इज देयर, बट
we cannot leave our work. That is our passion also. We have to make it, we have to know what is our responsibility and how it is to be managed. Like many a times incidents have come that we have बच्चे दोनों छोटे छोटे हैं and they are not sleeping and I'm not able to leave. Then but anyhow I'll ask someone to take care of them and we'll go for the meetings. And it's as madam also said, we have to manage the things properly, because as a mother मन तो नहीं मानता है आपका, बहुत कुछ जिम्मेदारियां यहाँ भी रहती है और वहां भी है, तो आपको करना है, आपको डिसाइड करना है कौन सा ज्यादा अभी प्रायोरिटी है, उस हिसाब से आपको काम करना है। अब तक जब तक मैनेज नहीं करोगे आप ऊपर नहीं जा सकते। Nowadays like not only this responsibility of teaching and corrections इतना ही नहीं है, we are there in the committees, national level committees where our responsibility increases more. तो वहाँ भी जैसे दिल्ली की जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और डेयरी वाली जो मिनिस्ट्री है उसमें एक कमिटी होती है एनिमल CPCSE है, that is Council for the Council for the Protection and Prevention of Animal Experimentation, वो committee है. So that committee, it makes the policy for all over the nation for the protection of animals, experimentations. Then all the protocols from the ministries are there, all the protocols from the industries, sorry, not ministry, industries, pharma industries where they carry out the animal experimentation on large animals. So such type of committees which are very important है ना, एक दिन भी उनका प्रोटोकॉल अगर प्रॉपरली हम स्क्रीन आउट ना करें या डिले करें तो it affects a lot. So we cannot see our personal small things. We have to give priority to that and we have to do the job and the task. So that's how we have to face challenges. मुश्किलें तो आना ही है, काम करोगे तो मुश्किलें फेस करनी ही पड़ेगी, है ना। हमारे साथ डॉक्टर स्मिता दुबे हैं। सागर में 30 साल पहले 1-2 लोग डॉक्टर बनते थे, बहुत कम लोग डॉक्टर बनते थे। पीएमटी की जब लिस्ट आती थी तो उसमें 2-3 लोग ही बनते थे डॉक्टर। उस समय सागर में थोड़ा सा दिक्कत थी। डॉक्टर स्मिता दुबे उस समय पीएमटी में सिलेक्ट हुई थी, उस समय डॉक्टर बनी। आप गायनी की डॉक्टर हैं। स्मिता जी, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए हम लोग मानते थे या तो आप डॉक्टर बन जाइए या टीचर बन जाइए, तो डॉक्टर बनना आपकी इच्छा थी या वो एक कंपल्शन था कि टीचर बनिए या डॉक्टर बनिए? दूसरा, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या महिलाओं के लिए मौके उतने उपलब्ध हैं अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो वो बनना चाहती है? क्या आज वो उतने मौके उपलब्ध हैं? क्या वो पायलट बनना चाहे या बिजनेसमैन बनना चाहे या कोई भी दूसरा प्रोफेशन अपनाना चाहे, या सिर्फ पेंटर बनना चाहे, या सिर्फ कवि बन के अपना जीवन निकालना चाहे, या सिर्फ मूर्ति कला में जीवन चाहे, तो क्या उसको उतने मौके उपलब्ध हैं? आज की महिला को उतना आसमान खुला मिलता है? मैं दोनों चीजें आपसे जानना चाहता हूँ। डॉक्टर दुबे, आपका माइक कम बंद है। डॉक्टर स्मिता दुबे, आपका माइक बंद है। अब ठीक। ओके, थैंक यू मिस्टर आलोक, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगी, डॉक्टर बनना मेरी चॉइस थी या मेरी मजबूरी थी। देखिए, हम लोग उस टाइम पे पीएमटी में सिलेक्ट हुए थे जब कोई ये फैंसी कोचिंग क्लासेस नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पे 12th के बाद में जब आपको 10 सब्जेक्ट चूज करना होता था, तो ये मुझे पता था कि मेरी मैथ बहुत वीक है और सागर में मैं 2 ही चीज कर सकती थी, या मैथ्स लूं या बायोलॉजी लूं। इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, ऑप्शंस कुछ नहीं थे, तो मैंने कहा चलो बायोलॉजी ले लेते हैं क्योंकि मेरे से मैथ्स हो ही नहीं सकता, मैथ्स में नहीं कर सकती हूँ। अब उसके बाद बात आई, मेरा 12th में जो परसेंटेज था तो मैं इंदौर गई अपने पापा के साथ में। इंदौर में मेरा होलकर कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। होलकर कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद मेरा वहां पे टॉप पे नाम आया, मुझे वहां का वो बना प्रीफेक्ट भी बना दिया गया कि आप आइए एडमिशन ले लीजिए। मैं एडमिशन लेने चली गई होलकर कॉलेज में। अब उन्हें कहा कि आपको हम यहाँ हॉस्टल देंगे। इंदौर जाने का मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं वहां पे बीएससी करूंगी, मेरा इंटेंशन था वहां जाकर अभ्यंकर कोचिंग ज्वाइन करना, ताकि मैं मेडिकल के लिए सिलेक्ट वहां पे कोचिंग कर पाऊं। अभ्यंकर की कोचिंग वहां पे बहुत फेमस हुआ करती थी उस टाइम पे।
तो जब होलकर कॉलेज वालों ने कहा कि नहीं, हम आपको हॉस्टल से बाहर नहीं जाने देंगे, आपको कैंपस में ही रहना पड़ेगा और आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, तो मैंने कहा पापा, यहाँ होलकर कॉलेज में मेरा एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ बीएससी नहीं करने आई हूँ, मैं तो यहाँ अभ्यंकर कोचिंग के लिए आई हूँ, मुझे तो एमबीबीएस के लिए पीएमटी देना है। तो मैं वो एडमिशन छोड़ करके वापस सागर आ गई उस टाइम पे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा एजुकेशन में थे, तो हमारे टीचर से काफी जान पहचान होती थी। तो फिजिक्स के टीचर हमारे साथ हो गए, केमिस्ट्री, ऐसे बॉटनी और जूलॉजी के, क्योंकि हमारे साथ में सब कुछ आवाज वो कर रही है क्या? ओके, नहीं आप बोलती हैं। हाँ, कुछ हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोग ने जो कॉलेज के टीचर्स थे, मैंने अपना ग्रुप बनाया और उन सबको, अंकल जी लोगों को जा जाके ना पीछे पड़े, अंकल जी आपके पास कब टाइम है, आप हमें कब पढ़ा दोगे, आप हमें कब पढ़ा दोगे। तो इस तरह हमने ग्रुप बनाया, ताकि मेरे से तो वो फीस नहीं लेंगे कोचिंग की, पर कोई भी अगर अपना एक्स्ट्रा 1 घंटा देगा, और किसी को भी एक 1 to 1 किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि कोई एक बच्चे को वो पढ़ाए, तो हम लोग ने अपने ग्रुप बनाए, हम लोग ग्रुप में उनके पास जाते थे कि अंकल जी आप पढ़ा दो, हम लोग इतने लोग आए हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि हाँ ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्वेश्चंस भी करते थे, हम लोग अपना ग्रुप बनाते थे, ग्रुप डिस्कशंस करते थे शाम को। सुबह ये सब अंकल जी जो 3-4 होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सब इनके पास जा जाके पढ़ते थे, शाम को अपना ग्रुप स्टडी करते थे, सुबह फिर इनसे जाके क्वेश्चंस पूछते थे। तो जब इनको लगा कि हाँ ये बच्चे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो फिर वो हमें रेगुलर टाइम देने लगे। उसके बाद से वो लोग रेगुलर कोचिंग भी स्टार्ट कर दी उन लोगों ने, काफी टाइम तक ली, और फिर धीरे धीरे ये सारा, अभी तो मेरे ख्याल से 3-4 साल से यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट भी आ गया है सागर में, और अच्छा काम कर रहे हैं लोग, सिलेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि जो पर्सनल मेहनत होती है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो नाम होता है, बच्चे जब खुद ही मेहनत करते हैं और दृढ़ संकल्प लेते हैं, तभी वो चीज पॉसिबल हो पाती है। तो टीचर बनना मेरा एम नहीं था, मुझे डॉक्टर जाने का, प्रोफेशंस 2 थे बस, तो ये मजबूरी थी कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, तो मुझे बायोलॉजी लेना था। अब आपने मुझे दूसरी चीज पूछी है कि हाँ, ये क्योंकि ऑप्शंस बिल्कुल अब बहुत ओपन हो गए हैं, और मुझे नहीं पता, मेरी लाइफस्टाइल देख के, या घर में हमारी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है, मेरी शादी भी डॉक्टर फैमिली में हुई, भले मेरे पेरेंट्स टीचर्स थे, लेकिन मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ दोनों डॉक्टर्स थे। लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, एक ने बीटेक इंजीनियरिंग करा हुआ है, अभी कंप्लीट करके वो इंदौर में जॉब कर रही है, वॉल्वो आइशर में, एंड शी वाज वेरी एडमेंट कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। अब क्या हो रहा है कि ऑप्शंस बहुत ओपन हो गए हैं, इंटरनेट आने से लोग इतना ज्यादा कम्युनिकेट कर लेते हैं, उनको इतनी ज्यादा पता चल जाता है, हमको गाइड नहीं करना पड़ता कि कैरियर काउंसलर्स आ गए हैं, हमको शायद इतने ऑप्शंस नहीं पता होंगे जितने वो कैरियर काउंसलर्स आके बता देते हैं। फिर आप जब एक बार बाहर सिटी में पहुंच जाते हो, तो आपके लिए और बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जो पहले सागर में एक छोटी सिटी में नहीं हो पाते थे। बट अब दुनिया ऐसे छोटी सी लगती है, हम, मेरे ख्याल से आज हम 2 या 3 लोग यहाँ पर सागर के ही हैं, तो इतना ज्यादा इंटरेक्शन उससे हो जाता है। अब मेरी बेटी ही डॉक्टर नहीं बनी, उसने बीटेक करा है नाउ, अब वो आगे फर्दर क्या स्टडीज करेगी, खुद ही अपनी चॉइस कर रही है, एंड शी इज सो एडमेंट कि छोटी बहन भी उसकी डॉक्टर नहीं बनेगी, वो उसका पूरे टाइम ब्रेन वॉश करती रहती है। तो ये कहानी है, तो आजकल तो जो जिसको करना है वो बन रहा है, और अपने लड़कियां भी अपने ऑप्शंस खुद ढूंढ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और एज पेरेंट्स हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई ठीक है, एक ही चीज है भाई, तुम्हें जो करना है वो तुम अच्छा करो, उसमें बेस्ट रहो, हम रोकेंगे नहीं उसमें। वाजपेयी भी हैं, डॉक्टर स्मिता दुबे के बाद जो दूसरे अगला बैच था उसमें मीनू भी डॉक्टर बनी थी, हम लोग बहुत खुश हुए थे। और मीनू वाजपेयी सागर जैसे छोटे से शहर से उठने के बाद आज देश की सबसे बड़ी लीवर की जो हॉस्पिटल है, जो संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, उसमें आप कार्यरत हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट की आप एचओडी हैं। मीनू, मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, कि इस पूरे रास्ते में आपको ऐसा कभी लगा कि आप फीमेल हैं इसलिए आपको कुछ परेशानी हुई, नुकसान हुआ? दूसरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप मेल होती तो आपको लगता है कि आप क्या नए अचीवमेंट हासिल कर लेती, क्या नए नए और चीजें आपके फेदर्स जो है आपके कैप में होते? जी मीनू। चलो, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। पहला मैंने एक चीज ये बताना चाहती कि एज अ वुमन जब आप सोसाइटी में मूव करते हो ना, तो पब्लिक स्पेसेस जो हमारे हैं ना, वो वुमेन के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं है। तो
एज अ मेल मैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ इंटरनेशनल में, आई एम वेरी कंफर्टेबल। मैं रात को 2 बजे लैंड करती हूँ, मुझे होटल जाना है। तो जो पब्लिक स्पेसेस है ना, मैंने हमेशा देखा कि मुझे है ना अपनी सेफ्टी के बारे में ज्यादा सोचना पड़ता है। जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे पढ़ना पड़ता है कि उस सिटी में सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी का क्या स्टेटस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, काफी केयरफुल रहना पड़ता है। तो पब्लिक स्पेसेस है ना वुमेन के लिए आज भी सेफ नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वुमेन ऑलमोस्ट हर फील्ड में है, फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, इसरो, स्पेस से लेके और कोई भी प्रोफेशन ले लो, लगभग सब जगह मूव कर रही है लेडीज। तो एज अ वुमन मुझे ना पर्सनली आई एम वेरी ब्लेस्ड, जैसे कि स्मिता है कि पेरेंट्स वर वेरी प्रोग्रेसिव। आई नेवर फेल्ट कि हमें कोई अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही है। और वेरी वेरी ऑनेस्टली आई कैन से कि जहां आज मैं पहुंच गई हूँ, इवन एज अ मेल, मुझे लगता है यहीं पे कहीं होती। मतलब मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं लगी कि मुझे नहीं, मेरे मतलब इख्तियार में नहीं है कोई अपॉर्चुनिटी। लेकिन एज अ वुमन मूविंग आउट इन पब्लिक स्पेसेस, कहीं जाना आना, ये सब मुझे बहुत प्लान करना पड़ता। मैं लेट नाइट फ्लाइट्स अवॉइड करती हूँ। जब बाहर जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि डे टाइम में आऊं। अब एक ना इवेंट था, मैं वहां गई थी, लिस्बन गई थी। तो लिस्बन में हम लोग चले गए क्रूज पे। क्रूज लैंड वापस आया रात को 1:30 बजे। ठीक है, उसके बाद बस में बिठाल के सबके होटल के पास छोड़े थे। मेरा होटल एक थोड़ी पतली गली में था, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट के कारण एक छोटा सा बेड एंड ब्रेकफास्ट था। तो जब मैं वहां रुकी तो मैंने देखा कि गली बहुत सक्रिय और बड़ी अंधेरी है, मुझे सेफ नहीं लगा। मैंने कंडक्टर और ड्राइवर से बोला कि आप प्लीज मुझे एक जन वहां मेरे बेड एंड ब्रेकफास्ट तक छोड़ के आ जाइए। तो उसने बोला नहीं नहीं हम नहीं छोड़ सकते। तो मैंने कहा कि मैं नहीं उतर सकती। फिर मैंने कहा फिर आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ, आई विल टेक द हेल्प ऑफ द पुलिस। आई एडमेंटली सेट इन द बस टिल दे अग्रीड कि आप मुझे पैदल छोड़ के आएंगे मेरे बेड एंड ब्रेकफास्ट। तो वो छोड़ के आए, मैंने खोला अपना ताला, अंदर से बंद किया और थैंक यू करके मैं निकल आई। मुझे कॉन्स्टेंटली अपनी सेफ्टी देखनी पड़ती है। जब आप मार्केट्स में जाते हो, स्पेशली ऐसे मार्केट्स में जहाँ पे नॉर्मली वुमेन नहीं जाती, जैसे कार ठीक करने वालों, कार मार्केट गई अपने, वहां पे कुछ ठीक कराना है, वहां पे मैं ना बड़ा हैंडीकैप्ड फील करती, क्योंकि द मोमेंट दे सी अ वुमन, इसको तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, शी मस्ट नॉट बी नोइंग मच अबाउट कार्स। ठीक है, ऐसी हार्डवेयर के लिए मैं काफी बार यहाँ पास में कोटला है जाती हूँ, और मुझे हार्डवेयर का काम करने का बहुत शौक भी है, तो मैं करती भी रहती हूँ कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन। कभी क्या कहते हैं, टीक वुड का प्लाई ले आई तो उसका कुछ करवा लिया घर पे, तो ऐसे करके काम करती रहती। तो मैं रेट भी कंपेयर करूंगी, पूछूंगी भी 10 जगह, बट वो अनकंफर्टेबल स्पेसेस होते हैं। तो तीसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मतलब ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन होगा वुमेन में, लेकिन जैसे मेरे यहाँ एक फीमेल है टेक्नीशियन, वो उसकी शादी होनी है, तो वो मुझसे आके बोलती है कि मेरी शादी तो तय, लड़का तैयार है, लेकिन उसने कहा कि आप नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती अगर आपने शादी कर ली टेक्नीशियन। हमारी नाइट ड्यूटीज होती है मेडिकल प्रोफेशन में हमेशा। तो मैंने उसको बोला कि बेटा तो तू खुद मना कर दे उस जगह शादी करने से। बोली क्यों? मैंने कहा दिस इज अ मार्कर, इंडिकेटर है कि आज एक रोक लगाई है, कल 10 और रोक लगाई जाएंगी तुम पे, कि तुम ये भी नहीं करो, ऐसे कपड़े पहनो, इस इतने बजे आ जाओ, इतने बजे ऐसा करो वैसा करो। तो मैंने कहा तुम ऐसी जगह शादी करना जहां वो कहे कि तुम्हारी जो भी जॉब होगी मैं हम उसके साथ एडजस्ट करेंगे। और जब भी कोई फीमेल मेरे पास इंटरव्यू में आके ये बोलती कि हम इतने बजे से इतने बजे तक ही ड्यूटी करेंगी, मैं काफी उससे नाराज होती हूँ। कई बार मैं कहती हूँ कि तुम वुमेन को लेस एम्प्लॉयबल नहीं बनाओ। मतलब कि एक जो जो रिक्रूटमेंट वाली एजेंसी, वो क्या सोचती है कि लड़की ले लेंगे, फिर वो नखरे दिखाएगी, वो इस टाइम जॉब नहीं करना, उस टाइम हमें छुट्टी चाहिए। तो क्या होता है कि उसके ना वो क्या कहेंगे कि लड़की नहीं रखो, लड़का रख लो, उसको कभी भी बुला सकते हैं। तो ये क्या होता है कि एक ना फाइन बैलेंस है, हमें सेफ स्पेसेस बनाने हैं। मैंने सेफ स्पेस कैसे बनाया अपने यहाँ, मेरे यहाँ बेसमेंट में काफी अंधेरा हो जाता है रात को, ब्लड बैंक थोड़ा आइसोलेटेड होता है। तो जिस दिन भी मेरे यहाँ फीमेल टेक्नीशियन ड्यूटी पे रहती है, फीमेल गार्ड खड़ी होती है बाहर, मेल गार्ड नहीं होता। तो 2 फीमेल्स हमारे यहाँ उस एरिया में हो गई। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अपनी सेफ्टी के लिए बोल दो। निर्भया कांड हुआ, मुझे पता है कि रात को 11 बजे घर, 8 बजे ड्यूटी खत्म होती, कई लोग 9-10 बजे तक पहुंचते हैं। जिस तरह की इनकी पेज होती है, इनको मेट्रो से जाना होता है। ठीक है, तो अब वो अनसेफ हो जाता है। तो मैंने कहा कि आप नाइट ड्यूटी भी करिए, आप मॉर्निंग ड्यूटी भी करिए, इवनिंग ड्यूटी नहीं करिए, जिसमें कि आपको ट्रैवलिंग टाइम आपका रात के 9 से 11 के बीच में ना हो, ट्रैवलिंग टाइम। तो हम लोग है ना एडजस्ट करते हैं, सेफ स्पेसेस भी बनाते हैं। जैसे कि अश्मिता ने कहा था कि वो आईसीसी की चेयरपर्सन, मैं भी 2 टर्म्स रह चुकी आईसीसी की चेयरपर्सन। तो सबसे पहले मैंने लाइटिंग ठीक कराई, और उसके बाद वुमेन गार्ड्स के लिए काफी एडवोकेसी की कि वुमेन सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे तो द स्पेसेस विल बिकम सेफर इन द नाइट टाइम। एक हॉस्पिटल में इतनी सारी नर्सेज, इतने सारे टेक्नीशियन रात को ड्यूटी करते हैं। तो ये हमारे ना जो साथ। पब्लिक, क्या हाँ बोलिए? आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। हाँ, तो ये जो मैं ये बोली ना कि हमारे एज वुमेन हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें अपनी सेफ्टी हर जगह अश्योर करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया मैं बाहर गई, मैंने अपनी सेफ्टी अश्योर की, लेकिन बिसाइड्स दैट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखना पड़ेगा। अगर हम compete कर रहे हैं इक्वल वर्ल्ड में आज के दिन में, तो वी हैव टू स्टैंड अप एंड डू आवर शेयर। We शुड नॉट प्ले
वुमन कार्ड कि हम वुमेन है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वुमेन है तो हम वैसा नहीं करेंगे। सेफ स्पेसेस वी डिजर्व देम एंड वी आर इंटाइटल्ड टू सेफ स्पेसेस, बट काम करना है। हमारे साथ श्रुति जी हैं, हम आपसे वर्किंग वुमन भी हैं आप, हम्म। काम भी करती हैं, वो सारे सवाल तो पूछूंगा ही पूछूंगा। आपके साथ जो एक अलग बात मैंने देखी कि आप कविताएं भी लिखती हैं, गाती भी हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करना, वर्किंग वुमन है आप, स्कूल जाती हैं, काम करना, घर का काम करना, ऐसे में क्या महिलाएं अपनी हॉबीज डेवलप कर सकती हैं? क्या आज के समाज में ये समय है कि जब महिलाएं जो पसंद है अपना, दो बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या अपनी हॉबीज डेवलप कर सकती हैं? दूसरा, जो मन पसंद उनको काम है जिसमें वो खुश रह सके, अलग से जो परिवार और नौकरी से अलग है, उसमें उनको कितनी सुविधाएं हैं आज के समाज में? जी श्रुति हाँ, जी। एक बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मुझसे पूछा गया एक टेक्निकल ट्रेनिंग में कि आपकी हॉबीज क्या है। तो मैंने कहा एक मेरी लगभग सारी हॉबीज हैं, जितनी चीजें आप सोच सकते करने का वो मैं सब करती हूँ ऑलमोस्ट। मतलब इतनी इतनी सारी हॉबीज है। स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मतलब क्या कहते हैं, कुकिंग इज माय हॉबी, एम्ब्रॉयडरी इज माय हॉबी, आई डू ज्वेलरी मेकिंग, ठीक है, और घूमने ट्रैवल इज माय हॉबी। मतलब देयर इज वेरी फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट माय हॉबीज। तो है क्या कि मुझे पता है शुरू से एक चीज फील हुई कि इफ आई एम अ हैप्पी ह्यूमन बीइंग देन ओनली कैन आई बी अ गुड एम्प्लॉय, अ गुड मदर, अ गुड वाइफ, व्हेन आई एम हैप्पी। तो पता है अपनी हैप्पीनेस और अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है ना, वो इंसान की निरंतर चलती रहती है। जो ये कोई जेंडर में नहीं इसको वो कर सकते हैं। अगर संडे है, आज का दिन है, तो मैं अपने लिए 3-4 घंटे ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड आई ट्राई टू टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ। उसमें मैं किसी एग्जीबिशन में जा सकती हूँ, जैसे अभी शायद कल परसों नेशनल आर्काइव्स का एग्जीबिशन है। इससे पीछे उर्दू पोइट्री का एक फेस्टिवल था 3 दिन का, तो संडे मैंने वहीं बिताया सुबह से शाम तक के लिए। आई टेक माई टाइम आउट एंड आई हैव मेड द पीपल अराउंड मी अंडरस्टैंड। मतलब मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे सराउंडिंग के लोग, उनको पता है कि मेरा अपनी भी एक लाइफ है जहाँ पे मैं अपने लिए वक्त निकालती हूँ। मैं संडेज को कई बार बैठ के ज्वेलरी मेकिंग करती रहती हूँ, जो मेरा मन करता है। बट अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ना होलसम पर्सनैलिटी नहीं होती, आप ग्रो नहीं करते हो जब तक आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पे भी ना जा रहे हो। तो जो आलोक ने नोटिस किया, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हूँ, कि मैं इन सब चीजों में बड़ी इन्वॉल्व रहती हूँ अपने कि उसके बाहर, मतलब जॉब और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाहर एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग की जो अपने आप को एक हैप्पी लाइफ देने की जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके प्रति भी मैं बहुत सजग हूँ। जी श्रुति, मैं भी ये सवाल आपसे था, जी मैं आलोक जानना चाहता हूँ। जी जी श्रुति जी जी। हाँ हाँ जी 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 हाँ मैं बताना चाहूंगी कि सागर से जब दिल्ली आने के बाद में ड्राइविंग की वगैरह शुरुआत हुई, तो मैं एक स्कूल टीचर हूँ। स्कूल आते जाते हुए ड्राइविंग करते हुए मेरे कलीग्स ने मुझे कहा, क्योंकि रास्ते पे यदि कोई महिला गाड़ी चला रही है तो उसको बस ड्राइवर्स का और दूसरे ड्राइवर्स का इतना दबाव झेलना पड़ता है, और उसके बाद में वो गालियां निकालते हुए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली बात होती है। तो मेरे कलीग्स ने मुझे बताया कि अब तुम दिल्ली में रहती हो तो तुम्हें दिल्ली वाली गालियां सुनने की और 2 गालियां देने की भी आदत करनी पड़ेगी। एक सभ्य समाज में रहते हुए, जहां हमारे घर में माँ और पिताजी दोनों ने कभी भी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं किया। शायद ये हमारे परिवार की बहुत बड़ी ताकत थी कि मेरे माँ पिताजी ने भाई और बहनों में, बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं किया। इसलिए शायद मैं भी अपने घर में अपने दोनों बच्चों में, मेरे एक बेटा और एक बेटी हैं, मैंने उनमें भी कभी कोई फर्क नहीं किया। और जहां तक हॉबीज वाली बात है, तो पहले परिवार, पहले ससुराल, पहले पति, पहले बच्चे, और फिर हम प्रायोरिटी में सबसे पीछे। लेकिन प्रायोरिटी में भी सबसे पीछे होने के बाद यदि हमारे पास हॉबीज हैं, मैं सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, और मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं गाने गाती हूँ, और उसके बाद स्कूल का काम, और यदि बीइंग अ टीचर, मैं आज भी अभी कॉपीज चेक करते हुए बैठी हूँ। तो इतना सारा काम होने के बाद भी यदि मुझे, मेरे पास समय है तो नहीं है तब भी, और है तब भी, मुझे निकालना ही है। मेरे परिवार में एक मतलब मैंने और मेरे बच्चों ने एक ट्रेंड बनाया हुआ है कि हम किसी को भी मार्केट से खरीद के कुछ भी नहीं देते हैं। यदि किसी को भी गिफ्ट देना है तो वो हाथ का बना हुआ होना चाहिए, चाहे पेंटिंग्स हो, चाहे मतलब क्रोशे के छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, जिसमें मतलब कुछ अपनापन झलके। और हमारी यदि कुछ इमेज है तो वो हमारी वैसी ही होनी चाहिए। मैं अपने स्कूल में स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही गिफ्ट्स देती हूँ।
जी जिससे उन्हें पता चले कि हाँ ये श्रुति मैम का दिया हुआ है और ये सारी जिंदगी उनके साथ रहने वाला है। तो यदि आलोक मुझे परमिशन दे तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा गाना है जो मैं शायद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को भी शायद अच्छा लगेगा। आलोक, आप परमिशन देते हैं क्या? श्रुति जी, मैं एक जैसा आदमी लालची होता है ना, जी तो मेरे अंदर एक लालच जग रहा है। मैं आप 5-6 लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग परमिशन दें तो मैं एक एक राउंड और आना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों से बिल्कुल। आधे घंटे की परमिशन ली थी। अगर आप लोग हाँ परमिशन दें तो 15-20 मिनट में इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। हाँ हाँ, बिल्कुल परमिशन है। चलेगा। हाँ। मैं ठीक है, तो और एक आप बात शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे छोटे थे उस समय मैंने वही कि दोनों में, बेटे में और बेटी में कोई फर्क नहीं करना है। तो मैंने दोनों बच्चों को, बिल्कुल छोटी सी बात थी कि मैंने कहा ऐसा है कि तुम्हारी मम्मी कुछ भी बनाती है और वो अच्छा बनाती है, उसका रियलाइजेशन तुम्हें तभी होगा श्रुति जब जी, बस तुम भी एक मिनट, उनके एक साथ मिनट बस। इन्वॉल्व होगे। हाँ अगर आप लोगों में से कोई जो पहले जाना चाहता होगा तो मैं पहला सवाल उससे पहले पूछ लूंगा। तो श्रुति जी जैसे ही कंप्लीट करती हैं तो मैं रूबी जी के पास आऊंगा, फिर आप जा सकती हैं, बाकी मैं रूबी, एक 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 सवाल मिनट पूछ और लूंगा। दीजिएगा प्लीज। हाँ, हाँ हाँ, श्रुति जी बोलिए। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा, मेरे हस्बैंड अक्सर टूर पे होते हैं, तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा हम लोग तीनों दो दो रोटी खाते हैं, चाहे वो चमड़े जैसी बने चाहे पापड़ जैसी बने, हम खाएंगे एक दूसरे की रोटी। दोनों बच्चों ने 3-3 रोटियां बनाई और हम तीनों ने, तभी उन्हें पता चलेगा कि भाई जो माँ कर रही है वो, उस बात का महत्व है। दीदी में और बेटे में कोई फर्क, भाई बहन में कोई फर्क नहीं है, जो भी करना है तो हम ही जो वर्किंग विमेन होते हैं, हम ही परिवार की ताकत होते हैं, हम ही बच्चों की ताकत होते हैं और हम ही समाज की भी ताकत होते हैं, ऐसा मैं जी सोचती हूँ। जी, रूबी को जाना है तो मैं उनसे एक आखिरी सवाल पूछ लूं, फिर वो चली जाएंगी, फिर आप लोगों के पास मैं एक राउंड कराऊंगा। रूबी जी, अगर 2 या 3 चीजें कही जाएं कि जो आपको सुविधा मिले तो महिलाएं समाज के लिए ज्यादा प्रोडक्टिव होंगी, अपने परिवार के लिए ज्यादा हेल्पफुल होंगी, और ये देश पूरा उनकी जो क्वालिटीज है उसका फायदा उठा पाएगा, वो कौन सी 2-3 सुविधाएं हैं जो आपको लगता है महिलाओं को मिलनी चाहिए? आलोक जी, पहली तो डेफिनेटली महिला सुरक्षा, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जी जिस समाज और जिस परिवेश में रह रहे हैं, मतलब कैपेबिलिटीज में कहीं कोई कमी नहीं है, पर जो आसपास का वातावरण है जो उस चीज़ को इनेबल करता है, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है जिसमें हम अपना घर सिक्योर कर सकते हैं पर मैं बाहर कैसे सिक्योर करूं। अभी नीरू जी ने बताया, मैं मेट्रो कैसे सिक्योर करूं, मैं रिक्शे वालों का वो, तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस चीज़ को इंश्योर कर पाएं तो मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। पहला वो। दूसरा मुझे लगता है कि थोड़ा-सा केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपका पति या आपका पार्टनर या आपका पेरेंट्स जिनके साथ भी आप घर पे रह रहे हैं, अगर मैं अकेली हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली मुझे अपने बूढ़े माँ-बाप की केयर करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर मेरी शादी है तो मुझे बच्चे भी देखने पड़ेंगे, पति भी देखना पड़ेगा। तो जो भी आपके साथ घर में रह रहा है, अगर वो आपके साथ आपकी जवाबदारी को बराबरी से निभाए, भई माँ-बाप हैं, मेरे अकेले के तो नहीं है ना, मेरे पति के भी हैं, बिल्कुल। बच्चे मेरे अकेले के तो नहीं है ना, पूरे पूरे घर के बच्चे हैं। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाला समझने लगे, आई थिंक आजकल बहुत छोटे-छोटे एड्स, सर्फ एक्सेल निकाला, शेयर द लोड। एक अभी नया मैं उस पे देख रही थी कि क्लीनिंग, हम केवल मम्मा क्लीनिंग करेगी, क्यों? तो अगर ये छोटी-छोटी टैगलाइन घर में जो लोग रह रहे हैं, अगर वो इक्वली उस बात को समझें कि मैं अगर जॉब नहीं भी कर रही हूँ, तो मैं घर में हूँ, मेरे घर की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो हम उसको अगर समझने लगे साथ में, और सिम्पैथी नहीं, एम्पैथी, मतलब मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे आपकी अनुभूति चाहिए कि आप समझते हैं कि मैं भी थक जाती हूँ। बहुत तो बढ़िया। एक जवाबदारी शेयर करने वाली बात। और तीसरा है डेफिनेटली एजुकेशन। हम लोग बहुत फॉर्च्यूनेट हैं, हम एक बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे माँ-बाप बहुत अच्छे हैं कि हम आगे पढ़ पा रहे हैं। पर यही परिस्थिति वहाँ पलट के देखिए, मेरे घर में मेरी काम वाली आती है, मेरी मेड आती है, अगर उनके बच्चे हैं और वो इतना सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कल को बच्ची बहुत अच्छी है, अगर वो कल को बाहर जाके कोचिंग करना चाहे, तो माँ-बाप उस बच्चे के ऊपर लोन लेके, उस तबके के लोग अभी उस बच्ची को लोन लेके नहीं पढ़ाएँगे, हो सकता है वो लड़के को पढ़ा दें। तो एजुकेशन, मतलब वो सरकार प्रयत्न करे, समाज प्रयत्न करे, एनजीओज़ प्रयत्न करें, अगर हम एजुकेशन लोएस्ट तबके तक पहुँचा दें, तो एजुकेशन से आपकी विचारधारा, आपकी सोच बहुत डेवलप होती है। तो ये 3 चीज़ें, सुरक्षा, ज़िम्मेदारी बढ़ाने वाली बात है, और एजुकेशन, 3 चीज़ें अगर हम महिलाओं को दें, तो हमें लगता है कि अ, मतलब हिंदुस्तान तो एक लिमिट हो गया, बट इवन द ग्लोबल वर्ल्ड will get benefited from the equal talent that we have.
क्योंकि आपने जो ये बातें कही, यूट्यूब की एक सुविधा है कि चीजें हजारों साल तक जब तक रहेंगी टेक्नोलॉजी, तब तक ये इस दुनिया में रहेंगी, और आने वाले लोग कभी ना कभी कोई ना कोई आपकी इस बात से जरूर फायदा उठाएगा। आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो धन्यवाद। एजुकेशन की बात हुई, तो हमारे साथ डॉक्टर अस्मिता गजबीये हैं। मैं उनसे ये बात जरूर जानना चाहूंगा कि महिलाओं के एजुकेशन के लिए समाज को और सरकार को और परिवार को, तीनों चीजें क्या करें कि हमारे समाज की, देश की महिलाएं ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड हो? परिवार, समाज और सरकार, तीनों बताइए, अगर आप बताएंगे तो। जी। यस यस डेफिनेटली। मतलब एजुकेशन तो हम समझते हैं इट इज द बेस एवरी कंट्री। अगर एक कंट्री को हमें अच्छा बनाना है तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि छोटे से अस्मिता, आपकी लेकर आवाज कम आ रही है। एक मिनट, मैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लूं। हम्म। इज इट ओके ना? हाँ, अब ठीक है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन जो है एक बेस होता है किसी भी देश को। अगर स्ट्रांग होना है, अच्छा डेवलप होना है, तो उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और एजुकेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो अगर पेरेंट्स थोड़ा अवेयर, ठीक है बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है हमारे कंट्री में आजकल, लेकिन जितने भी है एटलीस्ट ये समझ रखे कि बच्चों को पढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो शुरू होता है घर से। आप कैसे हैबिट्स, कैसे उनमें इनकलकेट कर रहे हो, कैसे उनको, क्योंकि तभी जाके वो एक प्रॉपर सिटीजन। आजकल की एजुकेशन बहुत सारा हमारे इंफॉर्मेशन टाइप का हो गया है कि, बट एजुकेशन इज नॉट ओनली द इंफॉर्मेशन ना, इट इज एक्चुअली द ह्यूमैनिटी, और द जो मानवता, इंसानियत हम उनमें वो हैबिट्स डाले तो हमारा देश बहुत बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। क्योंकि हम सभी जो आज इस पोजीशन पे बैठे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा एजुकेशन अच्छा है, वी हैव वेरी गुड एथिक्स। हमारा जो बैकग्राउंड है, हमें कभी रोका नहीं गया कभी किसी चीज के लिए। तो हम जब किसी को भी उसमें फेथ, उनके पेरेंट्स अपने बच्चों में फेथ अगर करते हैं और उनको हर चीज के लिए रोके नहीं, लेट देम फ्लाई, तो वो बहुत ही अच्छा सिटीजन बनेगा। हाँ, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अभी रुचि जी भी रूबी, जी। हाँ, वो भी एक बहुत अच्छी बात बोल के गए हैं कि भाई बच्चों को लेट देम फ्लाई, द फ्लाइंग कलर्स विल कम आउट लाइक एनीथिंग। तो उनको हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि बेटा आप कर सकते हो, उन्हें कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, स्पेशली गर्ल चाइल्ड में, क्योंकि आज की डेट में स्कूल लेवल तक तो बच्चियां बहुत अच्छे से पढ़ती हैं। कभी कभी आजकल हर गांव में स्कूल हो गए तो वो बहुत अच्छे वहां तक तो कर लेते हैं। फिर बात आती है बाहर भेजने की, तो कई पेरेंट्स स्टेप बैक कर लेते हैं और सोचते हैं अरे बाहर जाएगी, सेफ होगी या नहीं। मेन सबसे इम्पोर्टेंट इशू यही होता है। तो पेरेंट्स डरते हैं अपनी बच्चियों को बाहर भेजने के लिए। तो हमें उनको इतना सक्षम बनाना पड़ेगा बच्चियों को फिजिकली भी, कि वो आज की डेट में गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेकर आ रही है कि भाई बच्चियों को, स्पेशली मैं बोलूँगी साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इस तरफ में बच्चियां बहुत ड्रॉप आउट्स का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम, स्पेशली डीएसटी वगैरह में देखे, इवन व्हाट इज दैट स्कीम जो नवोदय विद्यालय वगैरह में भी चल रही है, विज्ञान ज्योति, समथिंग लाइक दैट। तो इसमें एनकरेज करते हैं सिर्फ बच्चियों को नहीं, उनके पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करते हैं, उनको अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में या इंडस्ट्रीज में उनको उसका एक्सपोजर देते हैं, ताकि बच्चों को एक आइडल बन सके, वो अपने सपने देख सके और बच्चियां अच्छे प्रोग्रेस कर सके। तो इस तरह की चीजें अगर हम समाज भी अगर थोड़ा लीनियंट हो जाए, वैसे तो हम लोग सब अभी कर ही रहे हैं, हर फील्ड में लेडीज हैं, लेकिन स्पेशली बच्चियों के लिए थोड़ा सा एक हमारे देश का जो कल्चर है कि वी शुड रिस्पेक्ट विमेन्स, बेटियों को, बच्चियों को, हमें वहाँ हम एक तरफ देवी का रूप मानते हैं, तो उनको हमें रिस्पेक्ट करें और उनके थोड़ा हम उनको प्रोटेक्ट करके चले, तो वो बहुत अच्छा, मतलब देयर इज कुछ कमी नहीं है कि हमारी बच्चियां कंट्रीब्यूट ना कर पाए। वो इतना ज्यादा करते हैं, आई थिंक समटाइम्स आई फील कि दे आर डूइंग मोर
और बेटर देन द मेन, बिकॉज उनका एक एक्स फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। एक कॉर्डियल, एक काइंडनेस के साथ, एक अपनेपन के साथ वो लेडी चलती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, चाहे उसके काम में उसका डेडिकेशन देखो, शी इज नो लेस देन अ मैन। तो आई थिंक हमें, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम घर से उनको वो कॉन्फिडेंस और वो प्रोटेक्शन और वो सपने देखने की वो आजादी दे। उनको हम हर चीज में खींचे नहीं पीछे, है ना, उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं करना चाहिए, तो दे विल फ्लाई लाइक एनीथिंग। हमारे साथ डॉक्टर स्मिता दुबे हैं। डॉक्टर स्मिता, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि काम करने से सिर्फ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मिलता है या और भी कुछ मिलता है? महिला को सिर्फ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए या काम करने के अलावा जो और भी चीज उसको मिलती है, जब वो घर से बाहर निकलती, बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप होती हैं, दुनिया को देखती हैं, अपना कंट्रीब्यूट करती हैं समाज के लिए, तो महिला का वर्किंग होना सिर्फ इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंस मिलना है या इसके आगे भी उसको बहुत कुछ मिलता है? डॉक्टर स्मिता दुबे, आपका माइक म्यूट है। डॉक्टर स्मिता, माइक म्यूट है आपका। जी जी। मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगी। उसके पहले मैं बताऊं, जैसे श्रुति जी ने बोला कि उन्हें ड्राइवर जब कार चलाना सीखा तो उन्हें कहा गालियां देना शुरू कर दीजिए। मैंने कार चलाना सीखा था अपने, जब मेरी फर्स्ट बेटी की डिलीवरी हुई थी, तो मैं उस टाइम जब लीव पर रहती थी, जो पोस्टमार्टम लीव होती है ना, 1 महीने 1.5 महीने रेस्ट कर रही थी, तो मैंने ड्राइवर से सीखा। पर मुझे घर में उसके बाद में किसी ने कार चलाने का मुझे मौका नहीं दिया। जब एक बार ड्राइवर नहीं आया, तब मेरी छोटी बेटी को मुझे प्ले ग्रुप ड्रॉप करना था, तो मेरे फादर इन लॉ बोले कि तुम चलाओ, मैं तुम्हारे बाजू में बैठता हूँ। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ कोई बैठा है मेरे बाजू में, मैं चला लूंगी। उसके बाद भी मुझे कार चलाने के मौके तभी मिलते थे, कभी अकेले सागर में। जब मैं 25 ईयर्स अपने एमबीबीएस के रीयूनियन के लिए जबलपुर जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तो बाद में ज्वाइन करूंगा, तुम पहले चले जाओ। तो मेरे साथ ड्राइवर था, मेरी दोनों बेटियां थी। मैंने कहा आज मौका सही है, तो ड्राइवर तुम पीछे बैठो, कार मैं ले जाऊंगी जबलपुर तक। और मैंने पहली बार उधर पे ड्राइव करा। और ये जो बात होती है, जब मैं कार चला रही हूँ और जो बाजू वाले लोग देख रहे हैं कि फीमेल ड्राइवर है, तो मुझे ना रास्ता खाली नहीं कराना पड़ रहा था। ये मेरी बेटियों ने ऑब्जर्व करा, उन्होंने देखा फीमेल चला रही है, रास्ते अपने आप खाली होते जा रहे थे, लोग अपने आप देख के दूर चले जा रहे थे, डर के मारे कि क्या पता कैसे चलाएगी, क्या करेगी। ऐसा आज भी मैं अपना एक एनजीओ भी रन करती हूँ। और कई बार ये होता है कि जैसे आज मैं संडे को यहाँ हूँ, कई बार मैं संडे अपनी ओपीडी करके एनजीओ में कम्युनिटी में जाके वर्क करती हूँ, मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे पूरा वर्क कर रही हूँ। तो कई बार मेरे पास ड्राइवर अगर छुट्टी पे होता है और वो गांव में अगर मैं कार लेकर जाती हूँ, तो सेम कंडीशन आज फिर मेरे साथ होती है, क्योंकि कई बार मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे डॉक्टर के नाम से जाने, मैं नहीं बताती हूँ और लोग कई बार जानते भी नहीं है। पर जब वो गांव गांव में लोग गलियों में देखते हैं कि एक डॉक्टर कार ले, मतलब एक महिला कार लेकर आई है, तो मेरे लिए रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, लोग दूर हट जाते हैं। अब मैं आती हूँ आपके क्वेश्चन पर, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि हर महिला को होनी चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो कि हमारे लिए लाइफ में आगे क्या रखा हुआ है। तो किसी के साथ कभी भी कुछ मिसहैप हो सकता है, तो इसलिए चाहे आप 1,000 रुपए ही महीना का कमाओ, पर वो 1,000 रुपए आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको खर्च करने के लिए किसी से मांगना ना पड़े, और उस खर्च करने के लिए कि आपको उसको कहाँ पे खर्च करना है आपको किसी को बताना ना पड़े कि मुझे कोई भी चीज पसंद आ रही है तो मैं नहीं खरीदूं। तो ये इतना तो आपको, इतने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आपको बहुत ज्यादा, आपको घर में तो देती ही है एक इम्पोर्टेंस, क्योंकि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। एक आपकी पर्सनालिटी में भी क्या बोलूंगी, ऐड करती ही है चीजें, क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हो, आप अपने मन का करने लगते हो, बहुत मन का तो नहीं, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां तो होती हैं, वो देखनी पड़ती हैं। आप जाके और सारे इतने सारे ऐसे लोगों से मिलते हो, लाइक जब मैं ओपीडी में बैठती हूँ तो मुझे मेरे पेशेंट से मुझे कितनी सारी चीजें पता चलती हैं। ठीक है, फिर वो उनसे आगे जाके बात करती हूँ, मेरे अपने फ्रेंड सर्कल बन जाते हैं, मुझे किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती कहीं भी जाने के लिए, करने के लिए। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और किस तरह से हेल्प करता है, आई थिंक यही चीजें मुझे फायदा देती हैं उसमें। कभी भी कहीं घूमने जाना है, मेरी पर्सनालिटी को डेवलप होती है। जैसे मुझे अपना एनजीओ शुरू करना था, कभी मेरे पास फंड नहीं थे, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा, क्योंकि ये मेरा मन था शुरू से एडोलेसेंट पे काम करने का।
तो जब मुझे ये शुरू करना था, मेरे पास कोई फंड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। जैसे मैंने बताया, मेरे मम्मी पापा कोरोना के टाइम पे दोनों एक्सपायर हो गए, तो मैंने सोचा मैं कि कैसे इस घर को, मेरे मायके को जीवित रखूं। हम भी 2 बहनें ही थे, तो मैं कैसे इस मायके को अपनी जीवित रखूं। तो एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ने मुझे ये भी फायदा दिया, मुझे किसी से पूछना नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे इसका क्या करना है। आई न्यू व्हाट आई हैव टू डू विद दिस हाउस। मुझे मेरा मायका जिंदा रखना है, मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं यहाँ ओपीडी शुरू करूंगी। एंड आई स्टार्टेड डिवोटिंग दैट वन डे, जो मेरी ओपीडी जितने भी पेशेंट आते थे फॉर माई एनजीओ वर्क, उससे मुझे आगे करा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अभी आलोक जी को पता नहीं होगा, अभी लास्ट ईयर नवंबर में मुझे उसका अवार्ड भी मिला, एमएचएम चैंपियन का। भारत मंडपम में कॉन्फ्रेंस हुई थी, एमएचएम इज मेंस्ट्रुअल हाइजीन समिट पर, उस पर मिला। और मैं उस पर आगे काम भी आगे करते जा रही हूँ। तो इससे मेरा दायरा बहुत बढ़ रहा है, दोस्त बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस जो आ रहा है वो अलग ही है। मुझे अपने मन का करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता है। एंड आई थिंक कि शायद मैं इसके कारण लोगों की रोल मॉडल भी बन रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि बच्चियां भी मेरे से सीखें, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरी रोल मॉडल थी। वो खुद टीचर थी, वो घर का उस टाइम इतने मेज नहीं थे, हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती थी कि बहुत ज्यादा मेज रखे जाएं। तो वो कॉलेज का भी पूरा काम करती थी, प्लस वो घर में भी आके पूरा काम करती थी। फिर जब उनने हम लोगों को देखा, वो एक लाइफ का टाइम होता है, वो आपका पूरी एनर्जी डिमांड करता है। वही आपका लाइफ का टाइम होता है जो आपका, आप कैरियर में सेटल हो रहे होते हो। वही टाइम होता है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, आपको मैक्सिमम टाइम उनको देना होता है। वही टाइम होता है जब आपकी एज भी आपसे जो है ना डिमांड कर रही होती है कि आप उसको जियो, अपनी लाइफ जियो। तो वो उस चीज को कैसे बैलेंस बना के रखना है, करना है। पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे हमेशा रहा, जब तक वो थे मेरे कैरियर के साथ पूरे टाइम उन्हें सपोर्ट करा। शायद मैं इसीलिए अपने बच्चों को उनके सुपुर्द करके आगे बढ़ पाई हूँ। लेकिन हर फीमेल को अपना एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट तभी पीछे से आता है जब आप खुद करने की क्षमता रखते हो और करके दिखाते हो। एक टाइम पे तो आपको वो स्टैंड लेना पड़ता है कि चाहे जो भी हो मैं करूंगी। जब आप उस स्टेज पे आने लगते हो तो सपोर्ट आपका पीछे से आने लगता है। इसके पहले कि श्रुति दीदी के पास जाके मैं गाली और गाना दोनों सुनूं, मैं मीनू वाजपेयी के पहले उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम श्रुति हलवे जी के पास जाएंगे। मीनू, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए या भविष्य में आप प्रधानमंत्री बनी, तो आप वो क्या करना चाहेंगी कि महिलाओं की जो क्वालिटीज हैं, उनके अंदर की जो क्षमता है, उनके अंदर का जो टैलेंट है, वो पूरा खुल जाए, वो समाज के विस्तार में, समाज के विकास में अपना योगदान दे पाए। अरे महिला जितनी एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी समाज में किस तरह से बाहर निकले, इसके लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगी? डॉक्टर मीनू वाजपेयी, आपका माइक बंद है। हाँ, डॉक्टर मीनू आपका। आपके क्वेश्चन में एक है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर मैं प्रधानमंत्री बनी तो मैं एक औरत प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहूंगी, मैं एक प्रधानमंत्री बनना चाहूंगी जी। सिर्फ, अक्रॉस फ्रॉम जेंडर। तो अगर डेवलपमेंट की भी बात करूंगी तो डेवलपमेंट इज गोज हैंड इन हैंड। जब तक हमारे देश की महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, आदमी आगे नहीं बढ़ सकते, आदमी आगे नहीं बढ़ी तो महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। सिर्फ एक चीज है जो मुझे, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कहीं रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, तो उसकी सोच बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मेरा ना एक बहुत बड़ा फोकस होगा कि वुमेन है ना, जो एक स्मिता ने बोला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद भी कई बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती। बताएं क्यों? उनको फाइनेंसेस मैनेज करना नहीं आते। तो होता क्या है कि एक फीमेल कमा रही है, एक मेल कमा रहा है, तनख्वाह आ रही है घर में, उसके फाइनेंसेस, एफडी करनी है, मकान खरीदना है, यहाँ इन्वेस्ट करना, वो सारे डिसीजंस घर के मेल्स ले रहे होते हैं कईयों बार। तो मेरा ना एक बड़ा फोकस एरिया होगा कि वुमन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी के लिए भी एक बड़ा, मतलब एडवोकेसी रहेगी कि फाइनेंस मैनेज करना भी आना चाहिए। सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सब कुछ नहीं होगा। एक ये वाला एरिया मेरा होगा। दूसरी बात जो मैंने कहा ना, पब्लिक स्पेसेस को सेफ बनाना, वो एक बहुत बड़ा मुहिम होगा कि पब्लिक स्पेसेस सेफ हों। पता है क्या है कि हमारे यहाँ रेप्स बहुत होते हैं हर साल, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत होता है। पता है क्या है सेफ स्पेसेस का मतलब? पता है क्या है कि एक बहुत बड़े जज हैं, आई डोंट रिमेम्बर उनका नाम, सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज थे। उनने एक बार कहा था, इट इज नॉट द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट बट द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट दैट इज अ डेटरेंट टू क्राइम। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि 80 से 85% रेप्स गो अनपनिश्ड।
या तो फीमेल आउट ऑफ शेम, क्योंकि जब कोई रेप या कोई वायलेंट क्राइम अगेंस्ट वुमन होता ना, मतलब वो जो वेट ऑफ द गिल्ट और शेम है ना, वो वुमन कैरी कर रही होती है, इसकी उसकी इज्जत लुटी होती है, आदमी की नहीं है। तो होता क्या है कि इसके कारण लोग सामने नहीं आते, कंप्लेंट नहीं करते, घर की इज्जत खराब हो जाएगी। तो स्पेसेस सेफ बनाने के लिए ना, ये जो क्राइम के जो डेटरेंट है ना, सबसे बड़ा है कि वो मतलब लॉ को इतना स्ट्रांग बनाओ। जैसे बताए क्या है कि कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है कि वो सीधे हाथ काट देते हैं। लोगों को इतना भय है कि कुछ कंट्रीज इतनी सेफ हो गई है कि वहां वुमन क्राइम अगेंस्ट वुमन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जबकि हम उनको बहुत बैकवर्ड कंट्रीज बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। तो क्या है कि हम एक सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो है ना, once a person going to jail and staying there for even 6 months to 1 year, a small punishment, but that will create a deterrent in society. तो other thing is law और order पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अभी है ना, लोगों को इतना कॉन्फिडेंस है, जो क्राइम करते हैं ना, इतना कॉन्फिडेंस है उनको कि हम इसके लिए पे नहीं करेंगे, क्राइम के लिए वी विल नॉट पे फॉर दैट क्राइम. That is the area which as a prime minister I think I should have a very high focus on. उषा, ये पूरा आपको समअप करना होगा, तो सबसे आखिरी में हम आपके पास आएंगे। अब मैं श्रुति दीदी से 2 निवेदन करूंगा। एक तो वो गाना सुनाए जिसका वो कह रही थी, और दूसरा जो दो गालियां जरूर सुनाए जो उन्होंने सीखी थी ड्राइविंग के समय हम लोगों के सामने। वो दोनों गालियां जरूर बताएं, और संगीत का जो गाना है वो जरूर सुनाए। जी श्रुति। गालियां आमतौर पर औरतों के नाम से ही दी जाती हैं, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दोष है। आप एक औरत गाड़ी चला रही है, उसके लिए आप उसको माँ और बहन की गालियां, जो आपके परिवार का आधार है, और वो गालियां एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पे देना तो उचित नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं देना चाहूंगी। लेकिन जैसे मीनू जी ने कहा, मुझे उसके मतलब उनके सहमत होते हुए एक बात बतानी होगी कि हमें हमारे घरों में, हमारे परिवारों में और हमारे आसपास के पुरुषों से विमेन एम्पावरमेंट के लिए भीख ना मांगनी पड़े। उनके अंदर ये भावनाएं डेवलप होनी चाहिए कि मेरे साथ काम कर रही, मेरे घर की नहीं, मेरे बाहर की, मेरे साथ सहकर्मी जो हैं महिलाएं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। और यदि मेरे आसपास रास्ते पर भी, यदि बस में भी, यदि नाइट ड्यूटीज में भी कोई महिला है, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी मेरी है। यदि पुरुष ऐसा समझने लगेगा तो शायद औरतों का डर अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा, है ना? ऐसा लगता है। अब आप वो गाना जरूर सुना दीजिए। आलोक जी, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगी। ये जो है ना, ये गालियों की बात है ना, स्पेशली तो हम एज अ आईसीसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द यूनिवर्सिटी, हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम लोग वर्कशॉप करते हैं कि क्योंकि ये गालियां ना बहुत मतलब सभी चीज को, गलत चीजों की उपज है, और ये नेचुरली गर्ल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, माँ की, बहन की, बेटियों की ये गालियां। तो ये सब को स्टॉप करने के लिए हम लोग, और अवेयर करने के लिए कि समटाइम्स उनके इतना चढ़ी होती है उनके मुंह पर कि वो लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं, तो टेकन फॉर ग्रांटेड लाइक, तो इट इज वेरी बैड। तो स्पेशली यंगस्टर्स जो है, यंग जनरेशन, दे शुड नॉट गेट यूज्ड टू इट, एंड दे शुड think before they speak. So we are organizing awareness programs for this, ताकि ये हमारे समाज से ये चीज हट सके, निकल सके। जी श्रुति जी, वो गाना सुनाइए, फिर अपना समय थोड़ा खत्म हो रहा है, तो फिर उसके बाद उषा समाप्त करेगी। क्या हमारे पास 2-2.5 मिनट होंगे? गाना हाँ, थोड़ा जी, सा जी। बड़ा है। हाँ सुना दी। हिंद की हम नारियां देश की तकदीर है, हिंद की हम नारियां देश की तकदीर है, हम सजग है हाथ में लक्ष्मी की शमशीर है, हम सजग है हाथ में लक्ष्मी की शमशीर है, हिंद की हम नारियां देश की तकदीर है, बढ़ रहे निर्माण की हम लिए मशाल है, स्वर्णमयी खेत में
चल रहे कुदाल है, एकता के सूत्र में सभी बंधे हुए हैं हम निडर सजग हैं, जन्म से ही धीर वीर हैं, हम निडर सजग हैं, जन्म से ही धीर वीर हैं, हिंद की हम नारियां देश की तकदीर हैं। बांटने को गर उठे तो प्यार बांटते हैं हम, बांटने को गर उठे तो प्यार बांटते हैं हम, आन पर तो बैरियों के सर भी काटते हैं हम, क्या कोई हमारे देश पर नजर उठाएगा, हम निडर सजग हैं, जन्म से ही धीर वीर हैं, हम निडर सजग हैं, जन्म से ही धीर वीर हैं, हिंद की हम नारियां देश की तकदीर हैं। चाहते नहीं है कुछ औरों से मंगाए हम, चाहते नहीं है कुछ औरों से मंगाए हम, श्रम की बूंदे डाल कर अन्न खुद उगाए हम, श्रम की बूंदे डाल कर अन्न खुद उगाए हम, अन्न का हर एक कण शक्ति देगा हर तन मन, अन्न का हर एक कण शक्ति देगा हर तन मन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो मिला सो खाते और पीते गंगनीर हैं, जो मिला सो खाते और पीते गंगनीर हैं, हिंद की हम नारियां देश की तकदीर है। रौद्र रूप जब हमने धारा आसमान थर्राया है, रौद्र रूप जब हमने धारा आसमान थर्राया है, नामो निशान मिटाया उसका जो हमसे टकराया है, नामो निशान मिटाया उसका जो हमसे टकराया है। मित्र के हितैषी हम तो बैरियों के काल है, मित्र के हितैषी हम तो बैरियों के काल है, वरना हम तो शांत और शील से गंभीर हैं, वरना हम तो शांत और शील से गंभीर हैं, हिंद की हम नारियां देश की तकदीर हैं, विश्व की तकदीर हैं, देश की तकदीर हैं, हम विश्व की तकदीर हैं। शायद आप बहुत लोग भी बढ़िया, बहुत सहमत बढ़िया। होंगे जी। आखिरी का पूरा जो कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा हुआ, और उषा जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसको समाप्त कर दें, इसको समापन कर दें, इसका जो जो आपने एक पत्रकार के नाते किस तरह से आपने सबके विचार सुने, इसे समापन करें जी। जी शुक्रिया लोक सर। एक तो पहले इतने वरिष्ठ लोग मेरे से पहले सब बोल चुके हैं, अपनी बातें रख चुके हैं, बस इसमें थोड़ा सा जो मुझे एक ऐड ऑन करने की जरूरत लगी है तो वो मैं करती हूँ। एक तो सबने जो भी हम सबने बात करी कि एक मैम ने बात करी, अस्मिता मैम ने एजुकेशन की, और एक जो बात आई हमारी गालियों को लेकर, तो ये भी अब आज हम अगर देखें कि हमें अपने बच्चों को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, हम हमारे सबके बच्चों घरों में बच्चे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की सीरीज देखते हैं और उनमें इतनी धड़ल्ले से गालियां चलती हैं। क्या हम और आपकी ये जिम्मे, क्या कभी हमने इसको देखा या हमने अपने बच्चों को रोका कि नहीं आप ये नहीं देखेंगे? आप मेरे ख्याल से सभी इसको देखा होगा कि कुछ एक प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे ज्यादातर, मेरे घर में भी बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो आईटी फॉर्म्स में है। मैं ज्यादातर देखती हूँ कि जो आईटी के बच्चे हैं वो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए वहां पे जाते हैं कॉमेडी सुनने के लिए, और वहां पर हर एक लाइन में कॉमेडी के नाम पर वही बड़ी बड़ी गालियां आ जाती हैं, और हम उनको वहां पे बैठ के एंजॉय करके आते हैं और उसके पैसे देके। अभी हम तो रास्ते में, जब मैं कई बार इस बात को घर में भी बोलती हूँ, अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको भी बोलती हूँ, वो गाली अगर एक बस का ड्राइवर या कंडक्टर देता है या एक रिक्शे वाला देता है, हमें बहुत बुरा लगता है और हम उसको बोलते हैं ये पढ़ा लिखा नहीं है इंसान, हम उसे अनएजुकेटेड बोल के उसको हम एक बहुत ही उसको दयम दर्जे का बोल के चले आते हैं। और वही गालियां हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आराम से अपने सीरीज में देख रहे हैं, जाके हम उनकी पेमेंट देकर उनके लाफ्टर शोज में सुन के बड़े आराम से हम आ जाते हैं। तो ये हमें भी जो एक एजुकेशन का पार्ट, जो वहाँ पे हम बात हो रही थी एजुकेशन से, फिर हम जो गालियों वाला जो हिस्सा आया, तो मुझे लगता है ये भी तो हमारे एजुकेशन का ही पार्ट होना चाहिए कि हम, और
जो फीमेल है, हमारे जो बच्चे हैं, हम उन्हें भी तो बताएं कि बेटा जब आप ये देख रहे हो, जब आप रोज सुन रहे हो, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारी जबानों पे चढ़ेंगी। तो हमें ये भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा बीइंग अ फीमेल। और दूसरी बात ये अभी शायद मीनू मैम सेफ्टी को लेकर जो उन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया, कब हम अपने घरों में देखते हैं कि कब हम अपने घरों के लड़कों से ये कहते हैं कि बेटा किसी भी मेरे ख्याल से अब हम धीरे धीरे ये शुरू कर रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज में मैंने देखा है, लेकिन फिर भी अभी वो बहुत कम है उसका रेशियो, कि बेटा एक जो आपकी कोलीग है, जो फीमेल है, उसको आपको कैसे आपकी नजरें उनके लिए होनी चाहिए, कैसे आपको उनसे बात करने, क्या कभी जैसे कहा जाता है कि हमेशा आपका घर पहली प्रथम पाठशाला होती है। तो ये सारे एथिक्स जो है, जो शायद पहले संस्कार जिन्हें हम बोला जाता था, वो आज हम अपने बच्चों को देना शायद हम थोड़ा, मैं भी हो सकता है कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा ना बोल सकूं, गलती ना हो मुझसे कि कुछ ऐसी बात बोलते हुए जो शायद किसी को लगे कि नहीं ये सच नहीं है या ऐसा नहीं है। तो बहुत सावधानी के साथ अपने उन शब्दों का चयन करते हुए मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं हम भी इसमें थोड़े से पीछे रह गए हैं, क्योंकि जो आज समाज का जो बना, जो आज एक उसका नजरिया बन रहा है, जो हमारे बच्चों की जो बातें आ रही है, वो कहीं ना कहीं वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि उनका एंगर बढ़ रहा है। वो वो देख रहे हैं हर तरफ, उनके पास में ये चीजें आ रही हैं, तो जैसे आ रही हैं वैसे ही वो उनके अंदर जा रही हैं और फिर वो बाहर आ रही है। एक्शन रिएक्शंस जो अंदर इन एंड आउट जो है वो आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं शायद हमें इन को पहले जब हम रोकेंगे तो आउट रुकेगा। मतलब जब हम गंदी बातें अपने अंदर लेना, इसको भी हमें अपने बच्चों की परवरिश में क्रॉस एंड चेक करना चाहिए, जो मुझे लगता है बतौर फीमेल। एक बात और, एक शायद मैम स्मिता मैम आप लकी थे कि आप जब ड्राइव कर रहे थे तो आपके लिए लोगों ने रोड खाली छोड़ दी। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैं ड्राइव कर रही थी, उधर से उसने देखा एक टेम्पो वाले ने, वो उसने और साइड दबाने की कोशिश करी, और ये कि डराने की कोशिश, एक फीमेल को डराने की कोशिश, जब वो चला रही हो तो उसको पीछे हॉन्क करना और मतलब कोशिश करना कि उन्हें साइड ना, और फिर ये प्रूव करवाना कि आप तो फीमेल है, तो ये वाली चीजें होना। और एक चीज और कि शायद मैम किसी मैम ने बोला था, सॉरी मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा कि इन्होंने बोला था कि मेरी आपको नौकरी के लिए या फीमेल को, अरे नहीं नहीं हम फीमेल को नहीं रखेंगे, हम मेल को रख लेंगे। मेरे घर में खुद मेरी जो भतीजी है, और मैं जिस जगह का नाम लेना दूंगी शायद आप लोगों को हैरानी होगी, दिल्ली में बहुत रेनाउंड होटल है द लीला, वो उसमें इंटर्नशिप कर रही थी और एज अ शेफ उसने किया, और उसको वहां पर 3 महीने की इंटर्नशिप, क्योंकि उसका काम अच्छा था, उसको 4-5 महीने तक की स्टाइपेंड बहुत मामूली सा देकर उन्होंने कराया। बाद में उसने भी बेचारी नया नया था बच्चा, वो उसको लगा कि हाँ मुझे हो सकता है वो लोग आगे कंटिन्यू जॉब करा देंगे। 3 महीने की इंटर्नशिप को 5 महीने करा लिया, क्योंकि अप्रैल में उनका एक मैं भूल रही हूँ वो आता है गुड फ्राइडे के टाइम पे, एक वो फेस्टिवल आता है, तो वहां पे बहुत सारा बेकरी एंड ऑट का काम था, तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया उसका। लेकिन जब जॉब की बारी आई तो उस बच्चे को क्या कह के छोड़ दिया कि जी हम ना, अब यहाँ पे हमारी पॉलिसी बन रही है कि हम फीमेल्स को नहीं रखेंगे, अब हम ज्यादातर मेल्स को की देख रहे हैं, हमारे पास हम मेल्स एम्प्लॉयज रखेंगे। तो ये वाली जो चीजें हैं, जो शायद जहां से मैंने बात शुरू करी कि समस्याएं तो ऐसे फैली हुई हैं हमारे आसपास में, नहीं आपने बहुत अच्छा समअप किया उषा जी। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि दिल और दिमाग में जो कनेक्शन होता है, कि अगर दिल लग जाए तो दिमाग समय नहीं देखता है। तो पहले आधे घंटे का प्रोग्राम था, फिर मैंने आप लोगों से निवेदन किया जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया, और 1 घंटे का ये प्रोग्राम हुआ। मैंने बहुत बार एंकरिंग की है, कई बार इस तरह के पैनल डिस्कशन रोज करते हैं, रोज का हिस्सा है हमारे जीवन का, लेकिन इतना समृद्धशाली, इतना सम्मानजनक, इतना आत्मीय मंच मैंने अपने जीवन में बहुत कम बार देखा है। मैं अभिभूत हूं, मैं आभारी हूं आप सब लोगों का कि आपने आकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपने इतने अच्छे विचार रखे। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में जब भी समय मिलेगा हमें हमारी जिंदगी में, हम आप लोगों से जरूर मिलते रहेंगे, आप लोगों को आमंत्रित करते रहेंगे, ताकि ये देश, दुनिया, समाज आप लोगों के इन पवित्र विचारों को जान सके, समझ सके और इनका फायदा उठा सके। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ।
जी डॉक्टर स्मिता मैम शायद एक बात मैं बोलूं लास्ट थैंक यू में, आलोक जी। मैं एक बात बोलूं लास्ट में, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमको एज फीमेल्स वी शुड ऑलवेज कम एंड एम्पावर ईच अदर, ना कि हम एक दूसरे को काटें, नंबर 1, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है, मेरे साथ रोज की बात है, जब डिलीवरीज होती है और लड़का और लड़की के होने पे जो फैमिली के जो शक्ल पे जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, इट इज सो डिफरेंट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स तो बाहर होते हैं, वो फीमेल्स ही होती हैं जो दुख मना रही होती हैं। बाद में मैंने रियलाइज किया कि क्यों है ये, वाई, हम लड़की के होने पे हम लड़कियां और क्यों दुखी हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद इनने जो फेस किया है, ये नहीं चाहते कि इनके बच्चे भी उस दौर से गुजरे और वो फेस करें। शायद ये दुखी होती हैं कि हमारी लड़कियां भी इसी चीज से गुजरेंगी जिससे हम गुजरे। तो इसलिए एज फीमेल्स वी शुड ऑल कम टुगेदर एंड एम्पावर ईच अदर, प्रोटेक्ट ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो सार है वो यही है शायद आज की बातचीत का, कि महिलाओं को एक दूसरे का साथ देना होगा, उन्हें एक दूसरे को मजबूत बनाना होगा, तभी जाके हम विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। थैंक यू आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Yeah, bringing all of us together and had a very good discussion. Thank you. थैंक यू। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Minu, nice seeing you. Bye. बाय। थैंक यू आलोक। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड करें।